स्टूडेंट्स, आपका स्वागत है बीपीएस की ऑनलाइन क्लासों में। हमने हमारे पिछले लेक्चर में कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ी थी जिनमें कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड टूटता है और इन अभिक्रियाओं से बहुत सारे यौगिकों का निर्माण किया, जैसे कार्बोनिल यौगिकों का निर्माण किया था, एमाइड, साइनाइड, एनहाइड्रेट, ऐसे यौगिकों का हमने निर्माण किया। आज के वीडियो में हम कार्बोक्सिलिक एसिड की ऐसी अभिक्रियाएं पढ़ेंगे जिनमें कार्बन ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है। कौन सा बॉन्ड टूटे? कि कार्बोक्सिलिक एसिड में OH समूह होता है जिसमें कौन सा बॉन्ड टूटे? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटे। तो इसमें सबसे पहली जो अभिक्रिया है हमारी वो है धातुओं से अभिक्रिया। कौन सी? धातुओं से अभिक्रिया करेंगे। हम पढ़ रहे हैं कार्बोक्सिलिक एसिड। इसमें अपना हो गया है ये पार्ट था, ठीक है। अब देखिए कि जो धातुओं से क्रिया होती है, जैसे मैं यहाँ पर ले रहा हूँ एसिटिक एसिड और इसको रिएक्ट कर रहा हूँ मैं किसके साथ? सोडियम धातु के साथ। तो देखिए यहाँ पर अभिक्रिया में ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो क्या रिलीज हो रहा है? देखिए हाइड्रोजन रिलीज हो गई और साथ में क्या बन रहा है? देखिए भाई कि ये नेगेटिव है, H प्लस बाहर निकल गया हाइड्रोजन के रूप में। ये सोडियम से इलेक्ट्रॉन लेगा प्लस, तो क्या बनेगा? हाइड्रोजन बनेगा। ये Na प्लस और ये एसीटेट आयन जुड़ेगा तो यहाँ पर लवण बन जाएगा एसिटिक अम्ल का। क्या? सोडियम एसीटेट। यानी जब हम धातु से क्रिया करवाते हैं, कार्बोक्सिलिक अम्लों की क्रिया करवाते हैं और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड टूटता है तो कौन सी गैस बाहर निकलती है? हाइड्रोजन और अम्ल का लवण बन जाता है। जैसे रिएक्शन करवाएं अपन जिंक धातु से। किससे कराएं? जिंक धातु से। तो जिंक धातु से करवाने के लिए वही देखिए, मैं यहाँ पर ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ूंगा तो ये H प्लस के रूप में जब बाहर निकलता है तो जिंक धातु से इलेक्ट्रॉन देता है। तो जिंक धातु से जब ये इलेक्ट्रॉन लेगा तो जिंक क्या 2 प्लस बनाती है, तो 2 H प्लस आएंगे तो किसके रूप में क्या बाहर निकल गई? वही H2 गैस बाहर निकल गई और Zn2 प्लस और ये एसीटेट आयन नेगेटिव वाला जुड़ेगा तो क्या बन जाएगा? जिंक एसीटेट। क्या बनेगा? यानी ये एसिटिक अम्ल का, जैसे यहाँ पर देखिए एसिटिक अम्ल का सोडियम लवण है तो यहाँ पर हम कह देंगे इसको एसिटिक अम्ल का जिंक लवण, जिंक एसीटेट। इसी क्रम में देखिए कि हम अगर क्षार से क्रिया करवाएं, किससे क्रिया करवाएं? क्षार से। तो देखिए जब एसिटिक अम्ल या और कोई अम्ल ले सकते हैं अपन, एसिटिक अम्ल की क्रिया क्षार, जैसे मान लीजिए मैंने अभिक्रिया करवा दी NaOH के साथ। किससे अभिक्रिया करवा दी? NaOH। तो हमें बॉन्ड कौन सा तोड़ना है? ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड तोड़ते हैं। तो यहाँ से ये क्या बाहर निकल गया? H2O गया है, H2O और साथ में क्या बन रहा है? देखिए वही एसिटिक अम्ल का क्या बन गया? सोडियम लवण, सोडियम एसीटेट। यानी यहाँ पर तो हाइड्रोजन रिलीज होती है, यहाँ पर साथ में क्या बनता है? जल और लवण। इसी प्रकार हम दुर्बल अम्लों से क्रिया करवाएं। जैसे देखिए दुर्बल क्षारों से जैसे क्रिया करवाएं, जैसे मैं यहाँ पर एसिटिक अम्ल की क्रिया करवा रहा हूँ किससे? सोडियम कार्बोनेट से। किससे करवाएं? सोडियम कार्बोनेट और इसके 2 मॉलिक्यूल ले रहा हूँ यहाँ पर। तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया क्या? माइनस एसीटेट आयन, ये हो गया प्लस, इसमें ये क्या है? प्लस और ये माइनस। क्या बाहर निकल गया? H2CO3 और H2CO3 ये सोडियम इसके साथ जुड़ेगा तो क्या बन रहा है? वही एसिटिक अम्ल का क्या बन गया? सोडियम लवण और साथ में क्या बन रहा है? H2CO3। और ये जो H2CO3 है ये वाला, ये अपने आप विघटित हो जाता है किसमें? H2O और CO2 में। यानी जब हम दुर्बल क्षारों से क्रिया करते हैं तो CO2 गैस मुक्त होती है और साथ में क्या बने है? वही लवण बनता है अम्ल का। जैसे हम रिएक्शन करवा दें किसके साथ? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। किसके साथ करवा दें? सोडियम बाइकार्बोनेट के साथ। तो यहाँ पर Na प्लस, ये H3CO3 माइनस प्लस और ये माइनस तोड़ देते हैं तो क्या बनेगा? वही एसिटिक अम्ल का क्या बन जाएगा? सोडियम लवण और साथ में क्या बन रहा है? देखिए H2CO3 बनता हुआ नजर आ रहा है आपको और H2CO3 का विघटन किस में हो जाता है? H2 और CO2 में। तो धातु के साथ क्रिया होने पर हाइड्रोजन, क्षार से क्रिया होने पर H2O और दुर्बल क्षारों से क्रिया करने पर क्या बनता है? H2 और CO2। साथ में जिस धातु का भी हम लवण ले रहे हैं, ये कंपाउंड ले रहे हैं, उसका लवण बन जाता है। अब इन सब अभिक्रियाओं में देखिए कि देखिए आपने पढ़ा है छोटी क्लासों में कि जब अम्ल क्षार की क्रिया होती है तो लवण प्लस जल बनता है। यहाँ पर लवण भी बन रहा है, जल भी बन रहा है। यानी ये जितनी भी अभिक्रियाएं हैं ये कार्बोक्सिलिक अम्लों की
अम्लीय प्रकृति को दर्शाती हैं। किसको दर्शा रही है? अम्लीय प्रकृति की, कि यहाँ से H+ आयन रिलीज होते हैं जिससे कार्बोक्सिलिक अम्ल अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। अब अगर हम डिटेल में पढ़ें कार्बोक्सिलिक अम्लों की अम्लीय प्रकृति को, तो हम देखते हैं कि किस तरह से इसका आयनन होता है और किस तरह से जो एसिड का आयनन स्थिरांक है वो किस तरह से बढ़ता है। तो इसको समझने के लिए देखिए कि अगर हम कार्बोक्सिलिक एसिड को जल में घोलें, किस में घोल दें? जल में। देखिए किस प्रकार, जैसे कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड अगर हम उसको किस में डाल दें? जल में, H2O में डालें, तो इसमें ये H+ आता है और ये क्या आता है? माइनस। ये जब जल इसके पास H+ आयन जाएगा तो यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में देखिए 2 लोन पेयर हैं, ये इनसे इलेक्ट्रॉन लेता है तो क्या बनाता है? H3O पॉजिटिव। ऑक्सीजन ने इलेक्ट्रॉन दिया तो क्या बन गया? H3O पॉजिटिव हाइड्रोनियम आयन। और साथ में क्या बन रहा है? देखिए RC+O कार्बोक्सिलेट आयन। क्या बन रहा है? जब हम कोई भी कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसको जल में घोलते हैं तो क्या बनता है? हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन। यह हाइड्रोनियम आयन H+ आयनों के समकक्ष माना जाता है। अगर हम इसके लिए साम्य स्थिरांक लिखें, साम्य स्थिरांक का मतलब जैसे ये अभिक्रिया दोनों ओर चल रही है तो इसमें साम्य की स्थिति आएगी, साम्य की स्थिति आएगी तो हम साम्य स्थिरांक लिखते हैं। और साम्य स्थिरांक बराबर हम क्या लिखते हैं कि उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान, क्या लिखा जाता है? उत्पाद का सक्रिय द्रव्यमान बट्टा क्या लिखते हैं? क्रिया कारक का अभिकारक का सक्रिय द्रव्यमान। तो इसमें उत्पाद क्या क्या बने? देखिए क्या बना? कार्बोक्सिलेट आयन, साथ में क्या बना? हाइड्रोनियम आयन अपॉन अभिकारक क्या क्या हैं? कार्बोक्सिलिक एसिड और साथ में क्या है? H2O। अब आपको याद रखना है कि जब भी इस तरह की अभिक्रिया होती है तो इसमें H2O क्या लिया जाता है? अधिक्य में लिया जाता है। अधिक्य का मतलब क्या है कि अधिक मात्रा में है तो इसकी जो सांद्रता में परिवर्तन होता है उसको नगण्य मानते हैं। तो अगर इस H2O को मैं यहाँ ट्रांसफ़र करूँ तो इसको हम लिख देंगे KH2O बराबर लिखेंगे RC+O H3O पॉजिटिव और यहाँ पर लिखेंगे कार्बोक्सिलिक अम्ल। इस KH2O को हम कहेंगे क्या? Ka। क्या कह देंगे? Ka। क्या कह देंगे? इस KH2O को हम कह देंगे Ka। Ka का मतलब हो गया एसिड का आयोनाइजेशन कांस्टेंट, अम्ल का आयनन स्थिरांक। तो जो Ka है वो समानुपाती है किसके? देखिए हाइड्रोनियम आयन और कार्बोक्सिलेट आयन के। यानी अगर Ka का मान बढ़ता है या फिर हम ऐसे कहें कि कार्बोक्सिलेट आयन और हाइड्रोनियम आयन की संख्या अगर विलयन में बढ़ती है तो Ka की वैल्यू बढ़ती है। Ka की वैल्यू बढ़ती है इसका मतलब क्या? हाइड्रोनियम आयन, मैंने अभी आपको बताया कि हाइड्रोनियम आयन जो होता है H3O पॉजिटिव, ये समकक्ष होता है किसके? H+ के। और विलयन में जितने ज़्यादा H+ प्राप्त होंगे हमें तो अम्ल उतना ही ज़्यादा क्या होगा? प्रबल होगा। यानी जो अम्ल सामर्थ्य है किसी भी एसिड की, जो अम्ल सामर्थ्य है, हम यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की बात कर रहे हैं तो यहाँ पर कार्बोक्सिलिक एसिड की जो अम्ल सामर्थ्य है वो किसके समानुपाती हो गई है? Ka की। यानी Ka की वैल्यू बढ़ती है तो क्या होता है? अम्ल की सामर्थ्य बढ़ती है। और ये Ka किसके समानुपाती है? H+ आयनों के। यानी विलयन में H+ आयन बढ़ते हैं तो अम्ल की सामर्थ्य बढ़ती है। साथ ही देखिए यदि हम Ka को pKa के रूप में लिखें, किसके रूप में लिखें? pKa। तो pKa बराबर लिखेंगे -log Ka। देखिए जैसे pH का फॉर्मूला होता है, pH बराबर हम क्या लिखते हैं? -log H+ आयन। यानी H+ आयनों का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाता है? pH। वैसे ही Ka का ऋणात्मक लघुगुणक क्या कहलाएगा? pKa। अब देखिए ये नेगेटिव में है, यानी Ka जो एसिड का आयनन स्थिरांक है उसकी वैल्यू बढ़ती है तो pKa की वैल्यू क्या होती है? डाउन होती है। तो Ka की वैल्यू बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य बढ़ रहा है तो pKa की वैल्यू डाउन होने पर अम्ल सामर्थ्य बढ़ती है। अर्थात हम कह सकते हैं कि ये pKa के अम्ल सामर्थ्य जो है वो pKa की क्या होगी? व्युत्क्रमानुपाती। Ka की वैल्यू बढ़ने पर अम्ल का सामर्थ्य बढ़ेगा, H+ आयनों की सांद्रता बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य बढ़ेगा और pKa की वैल्यू बढ़ने पर अम्ल सामर्थ्य घटेगा। या फिर हम ऐसे बोलें कि pKa की वैल्यू डाउन होने पर अम्ल सामर्थ्य बढ़ता है। तो ये फॉर्मूला हमें अच्छे से याद रखना है, ठीक है। जैसे इसमें इस तरह से आ जाए, मान लो कोई क्वेश्चन आ जाए कि आपके पास में 2 अम्ल हैं A और B।
इसके लिए के ए की पी के ए की वैल्यू लिख रहा हूँ मैं। पी के ए की वैल्यू यहाँ पर 1 × 10⁻15 है और इसके लिए है 5 × 10⁻15। ठीक है, अब देखिए 10⁻15 तो कॉमन है। ठीक है, तो ये जो पहला अंक लिखा हुआ है इसको देखिए, मैंने कहा कि पी के ए की वैल्यू जितनी ज़्यादा कम अम्ल सामर्थ्य उतना ही ज़्यादा तो किसकी है, इस वाले की है। तो ये क्या हो गया, एक प्रबल अम्ल हो गया। जिसकी पी के ए की वैल्यू ज़्यादा हो गई वो क्या हो जाएगा, दुर्बल अम्ल हो जाएगा। अब बात करें कि जो प्रतिस्थापी समूह जुड़े रहते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड में, उनके द्वारा अम्ल सामर्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ता है। तो देखिए कि अगर हम बात करें विभिन्न प्रकार के कार्बोक्सिलिक अम्लों में अलग अलग प्रतिस्थापी समूह का क्या प्रभाव पड़ता है। या प्रतिस्थापी समूह जुड़ने पर अम्लीयता बढ़ेगी या घटेगी, इसकी बात करें तो पहली बात यहाँ पर कि जैसे अगर मैं बात करूँ कि ये जो कार्बोक्सिलिक अम्ल है ये अम्लीय प्रकृति का है। अब ये कैसे अम्लीय प्रकृति का हो गया, ये कैसे H+ आयन डिनोट कर रहा है, बाहर निकाल रहा है, इसके कारण क्या है। तो देखिए हम इसके लिए इसकी अनुनादी संरचनाओं को देखते हैं। अनुनादी संरचनाओं में देखिए यहाँ पर कि अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ले आऊँ, यहाँ लाता हूँ, तो इसकी अगली अनुनादी संरचना क्या बनेगी। देखिए कि ये क्या हो गया, नेगेटिव। ये इलेक्ट्रॉन यहाँ है तो ये क्या हो गया, नेगेटिव। कार्बन पर कैसा चार्ज आ गया, पॉजिटिव। और ये OH है, यहाँ पर ऑक्सीजन के पास में 2 लोन पेयर हैं। अब अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आए, अगर ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आते हैं तो देखिए यहाँ क्यों आएंगे। देखिए अनुनाद की स्थिति बन रही है कि संयुग्मी स्थिति पर लोन पेयर और पॉजिटिव चार्ज आ जाएं तो जो लोन पेयर के इलेक्ट्रॉन हैं वो पॉजिटिव चार्ज की ओर चलते हैं। तो अगला क्या बनेगा, RCO-। यहाँ पर क्या जाएगा, डबल बॉन्ड OH। अब देखिए इन अनुनादी संरचनाओं में आप देखिए कि वह ऑक्सीजन जिसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, कौन सी ऑक्सीजन, जिसके साथ में हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ गया है, पॉजिटिव चार्ज आ गया है। यानी ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व कम हुआ है और इस ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन घनत्व के कम होने के कारण, इस पर पॉजिटिव चार्ज आने के कारण ये क्या करता है ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन हाइड्रोजन बन के जो इलेक्ट्रॉन हैं इनको अपनी ओर आकर्षित करता है। अगर ये इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन की ओर ट्रांसफर हो जाते हैं, विस्थापित होते हैं, तो जो ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध है वो क्या हो जाएगा, दुर्बल हो जाएगा। और अगर ये बंध दुर्बल हो गया तो यहाँ से आसानी से H+ आयन क्या हो जाएंगे, रिलीज हो जाएंगे। और आसानी से H+ आयन निकलने के कारण ये कार्बोक्सिलिक अम्ल जो होते हैं ये अम्लीय प्रकृति दर्शाते हैं। दूसरी बात, अगर मान लीजिए मैं कार्बोक्सिलिक अम्ल है उसका आयोनाइजेशन करता हूँ, जैसे मैंने लिखा कोई भी कार्बोक्सिलिक एसिड और इसका आयोनाइजेशन मैंने किया तो क्या बना, कार्बोक्सिलेट आयन, साथ में क्या बना, H+ आयन। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो कार्बोक्सिलेट आयन है, मैं इसकी अनुनादी संरचनाएं बना रहा हूँ। इसमें देखिए कंडीशन क्या है, जो ये है सिंगल बॉन्ड वाला, इस पर नेगेटिव चार्ज है। अब देखिए नेगेटिव चार्ज, सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड, संयुग्मी स्थिति आ गई, अनुनाद की स्थिति बनती है। तो अनुनाद की स्थिति बनती है तो अगर मैं ये इलेक्ट्रॉन यहाँ ट्रांसफ़र करूँ तो ये इलेक्ट्रॉन इस पर आएंगे कि नहीं आएंगे, आएंगे कि नहीं आएंगे। तो अगर ये इलेक्ट्रॉन इस पर आते हैं तो यहाँ पर देखिए ये तो हो गया ऑक्सीजन माइनस, ये हो गया डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, आया कि नहीं आया, नेगेटिव चार्ज खत्म हो गया। अब इन दो अनुनादी संरचनाओं में देखिए कि जो बना हुआ कार्बोक्सिलेट आयन है वो स्थायी है। स्थायी क्यों है, क्योंकि इसमें अनुनाद उपस्थित है और ये स्थायी होने के कारण, इसमें अनुनाद होने के कारण, देखिए यहाँ पर कार्बोक्सिलिक अम्ल में भी अनुनाद है और यहाँ पर कार्बोक्सिलेट आयन में भी अनुनाद है। लेकिन कार्बोक्सिलेट आयन की जो अनुनादी संरचनाएं हैं वो अधिक तुल्यकालिक है, किसकी तुलना में, कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाओं की तुलना में। क्यों है, क्योंकि यहाँ पर देखिए कि जो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है ऑक्सीजन, उच्च विद्युत ऋणी परमाणु कैसा चाहता है, नेगेटिव चार्ज। कम विद्युत ऋणी परमाणु कैसा चाहता है, पॉजिटिव चार्ज। लेकिन यहाँ पर देखिए कि जो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है उस पर ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज आ रहा है, पॉजिटिव आ रहा है कि नहीं आ रहा है। जबकि यहाँ पर देखिए कि जो उच्च विद्युत ऋणी परमाणु है ऑक्सीजन, उसमें हमेशा ही देखिए एक ऑक्सीजन पर कैसा चार्ज रह रहा है, नेगेटिव। तो ये एक अनुनाद की अधिक स्थायित्व की स्थिति होती है कि उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज आए और कम विद्युत ऋणी परमाणु पर पॉजिटिव चार्ज आए। कार्बोक्सिलेट आयन की अनुनादी संरचनाएं अधिक तुल्यकालिक हैं। क्यों, ज़्यादा समय तक बनी रहेंगी। क्यों, क्योंकि यहाँ पर उच्च विद्युत ऋणी परमाणु पर नेगेटिव चार्ज है, जबकि कार्बोक्सिलिक अम्ल की अनुनादी संरचनाओं में उच्च विद्युत ऋणी परमाणु ऑक्सीजन पर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है। अब देखिए कि ये जो बना हुआ कार्बोक्सिलेट आयन है
वो ज़्यादा स्थायी है, क्योंकि इसकी अनुनादी संरचनाएं अधिक तुल्यकालिक हैं, यानी कार्बोक्सिलिक अम्ल है वो उसके आयनन से बनने वाले कार्बोक्सिलेट आयन में रहना पसंद करता है। क्यों? क्योंकि उसे स्थायित्व प्राप्त होता है। तो ऐसे कार्बोक्सिलिक अम्ल जिनके आयनन से बनने वाला कार्बोक्सिलेट आयन जितना ज़्यादा स्थायी होता है वो उतने ही ज़्यादा प्रबल होते हैं, क्योंकि उसमें ऑक्सीजन हाइड्रोजन बॉन्ड आसानी से टूट जाएगा और उनसे बनने वाला जो मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन है वो अधिक स्थायी होगा। तो आपको एक बात और याद रखनी है कि जो अम्ल सामर्थ्य है, अम्ल सामर्थ्य जो है वो समानुपाती है किसके? मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन के स्थायित्व पर। यानी मध्यवर्ती कार्बोक्सिलेट आयन का स्थायित्व जितना ज़्यादा बढ़ेगा अम्ल का सामर्थ्य भी उतना ही ज़्यादा बढ़ेगा। यानी किसी अम्ल का संयुग्मी जो क्षार होता है, ऐसा कह सकते हैं अपन कि किसी अम्ल का संयुग्मी जो मध्यवर्ती है या जो क्षार है वो जितना ज़्यादा स्थायी होता है, अम्ल जो संगत अम्ल होता है वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील होता है, उतना ही ज़्यादा प्रबल होता है। क्लियर है? अब बात करें कि अलग अलग प्रतिस्थापी समूह जोड़ें, जैसे प्लस आई प्रभाव वाला समूह जोड़ें या माइनस आई प्रभाव वाला समूह जोड़ें, तो कार्बोक्सिलिक अम्ल की जो अम्ल सामर्थ्य है उस पर कैसा प्रभाव पड़ेगा। तो ये क्वेश्चन देखें किस प्रकार से होता है ये प्रभाव। जैसे यहाँ पर मैं इक्वेशन की बात करूँ, मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ, आपको अम्ल सामर्थ्य का क्रम बताना है। इसमें मैंने सबसे पहले ले लिया है फार्मिक अम्ल और बी ऑप्शन पर है आपके एसिटिक अम्ल, सी ऑप्शन पर है प्रोपियोनिक अम्ल, फिर है डी ऑप्शन पर आइसोब्यूटेरिक अम्ल और ई ऑप्शन पर है नियोवेलरिक अम्ल। देखिए यहाँ पर जो कार्बोक्सिलिक एसिड हैं सब में कार्बोक्सिलिक समूह समान है, मैंने एल्किल ग्रुप चेंज किया है। और एल्किल ग्रुप भी कौन से हैं? प्लस आई प्रभाव वाले। आपको याद रखना है कि प्लस आई प्रभाव वाले जो समूह होता है उनका क्रम क्या होता है कि सबसे ज़्यादा तो जो 3 डिग्री होता है, ठीक है, सबसे ज़्यादा कौन सा? 3 डिग्री वाला प्लस आई प्रभाव दर्शाता है। प्लस आई प्रभाव वाले समूह कौन से होते हैं? प्लस इंडक्टिव इफेक्ट वाले, जो इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर विस्थापित कर दें। क्या कर दें? इलेक्ट्रॉनों को अपने से दूर विस्थापित कर दें। इसी प्रकार देखिए ये 2 डिग्री, 1 डिग्री और फिर कौन सा है भैया? सुपर 1 डिग्री, ठीक है। तो अगर हमारे पास में प्लस आई प्रभाव वाला समूह जुड़ता है, आप एक कॉन्सेप्ट याद रखें कि जो कार्बोक्सिलिक अम्ल हैं उनकी जो अम्ल सामर्थ्य है वो इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल हैं प्लस आई प्रभाव वाले समूह। जितना ज़्यादा प्लस आई प्रभाव वाला समूह बड़ा होगा, यानी ये बड़ा होता है, तो अम्ल सामर्थ्य घटती है। अब ये क्यों घटती है अम्ल सामर्थ्य? इसका कारण क्या है? तो कारण देखिए क्या है कि यहाँ पर प्लस आई प्रभाव वाला जब समूह जुड़ता है, जैसे देखें, कॉन्सेप्ट याद रखें और ये प्लस आई प्रभाव वाला क्रम भी याद रखें। मैं इनके मध्यवर्ती बना रहा हूँ, इनके संयुग्मी क्षार बना रहा हूँ। देखें किस तरह से कि अगर मैं इसका आयनन कर दूँ फार्मिक अम्ल का, तो क्या बनेगा? फॉर्मेट आयन, साथ में H+ आयन। अगर मैं इस एसिटिक अम्ल का आयनन कर देता हूँ तो बनता है क्या? एसीटेट आयन, साथ में H+ आयन। अगर मैं इस प्रोपियोनिक एसिड का आयनन कर देता हूँ तो क्या बनता है? प्रोपियोनेट आयन और साथ में H+ आयन। इसी प्रकार देखिए कि अगर मैं आइसोब्यूटारिक अम्ल है इसका आयनन कर दूँ तो क्या बनता है? आइसोब्यूटारेट आयन और H+ आयन। अब उससे बन जाएगा कौन सा? CH3 नियोवेलरेट आयन, ठीक है, और साथ में क्या बनेगा? H+ आयन। अभी मैंने आपको बताया था कि जो मध्यवर्ती संयुग्मी क्षार बनता है अगर उसका स्थायित्व बढ़े और स्थायित्व बढ़ेगा तो अम्ल का अम्ल सामर्थ्य बढ़ेगा। तो यहाँ पर अगर हम बात करें कि जो मेथिल समूह हैं
उसका प्लस आई प्रभाव होता है। ठीक है, यहाँ पर 2 कार्बन के कारण ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन बढ़े कि नहीं बढ़े। इसी प्रकार यहाँ पर देखिए 3 कार्बन के कारण बढ़ गए हैं, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ा। यहाँ पर देखिए 4 कार्बन के कारण इलेक्ट्रॉन बढ़े इसके, तो हम 4 एरो के निशान लगा रहे हैं। यहाँ पर कितने से बढ़े, 5 के कारण। तो सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रॉन घनत्व रखने वाला ऑक्सीजन कौन सा है, ये वाला है। और आप एक बात याद रखेंगे कि अगर कोई भी चार्ज बढ़े, चाहे पॉजिटिव बढ़े चाहे नेगेटिव बढ़े, तो स्थायित्व में कमी आती है। अगर किसी आयन पर जितना ज़्यादा चार्ज होता है वो उतना ही ज़्यादा क्रियाशील हो जाता है, उसके स्थायित्व में कमी आती है। तो चार्ज बढ़ गया है, ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ गया है, और यहाँ पर ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण यह ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता घट जाएगी। ध्रुवीयता का मतलब क्या, जितना पॉजिटिव बढ़े उतना ही नेगेटिव भी बढ़े, लेकिन यहाँ पर ऑक्सीजन का नेगेटिव चार्ज बढ़ रहा है। अब आपको ये तो पता होना चाहिए कि प्लस माइनस एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। अगर इस पर नेगेटिव चार्ज ज़्यादा है तो ये प्लस आयनों को अपनी ओर वापस आकर्षित करेगा कि नहीं करेगा, और अगर ये प्लस आयनों को अपनी ओर आकर्षित करता है तो इसके विलयन में H+ आयन नजर आएंगे क्या, नहीं आएंगे। तो इसकी अम्ल सामर्थ्य क्या हो जाएगी, घट जाएगी, क्योंकि हमें पता है कि अम्ल सामर्थ्य जो है वो H+ आयनों के क्या होती है, समानुपाती होती है। तो यहाँ पर कारण क्या हुआ कि ऑक्सीजन का इलेक्ट्रॉन घनत्व बढ़ने के कारण ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता घटती है, और ऑक्सीजन हाइड्रोजन बंध की ध्रुवीयता घटने के कारण इनके विलयन में H+ आयन नहीं प्राप्त होते, इसलिए अम्ल सामर्थ्य घट गई है। तो H+ आयन वाला प्रभाव जो समूह जुड़ता है तो जो मध्यवर्ती है उसका स्थायित्व क्या है, घटता है, और स्थायित्व घटने के कारण इसका अम्ल सामर्थ्य क्या होता है, घटता है। तो सबसे ज़्यादा प्रबल अम्ल कौन सा हो जाएगा, ए के बाद में बी के बाद में सी के बाद में डी के बाद में ई। इससे संबंधित जो क्वेश्चन हैं और वो हम अपने अगले वीडियो में करेंगे। धन्यवाद।